अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अबीर। नाज़रीन, हालिया दिनों के चंद अहम खबरें अगर अपनी आंखों के सामने रखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ममलिकत पाकिस्तान, इसके अवाम, इसकी अफवाज और सियासी क़यादत ने 9 मई को होने वाले मुआरका हक़ में दुश्मन के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी समेटी थी। कहते हैं ना कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, हमारे साथ वही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान जो 9 मई से पहले तक एक ऐसा मुल्क समझा जाता था, या कहने वाले समझाने की कोशिश करते थे कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, खत्ते में कोई पाकिस्तान से खुश नहीं था। लेकिन मुआरका हक़ के बाद चीन, तुर्किया, ईरान, अजरबैजान, यहाँ तक कि खुद अमरीका भी पाकिस्तान के साथ तजारत का ख्वाहिशमंद है। खुद अमरीकी सदर पाकिस्तानियों की तारीफ किए बना नहीं रह पा रहे और इस तारीफ से सरहद लोगों के दिल आग बगोला होते जा रहे हैं। अब तो खुद भारत की एलीट क्लास भी बोल उठी है, भले वो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हो, भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ हो या फिर कोई और बड़ा अफसर हो। इसके अलावा चीन में होने वाली SCO समिट में पहलगाम का जिक्र ना आना और बलोचिस्तान में भारतीय दखल अंदाजियों का जिक्र होना कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर के बॉर्डर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, सबसे पहले ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, उसके बाद भारत की जानिब से मैं न मानूं की रट, और अब जो है तराफी बयान भी सामने आने लग गए हैं, तारीफ भी की जा रही है। और सर, तारीफ जो है वो दुश्मन करे तो बेहतर। बहुत शुक्रिया। और ये होना लाजिम था, क्योंकि सच्चाई आप कुछ अर्सा तक टाल सकते हैं या छुपा सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट आप उसको गायब नहीं कर सकते। डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। हम सब जानते हैं कि इसको कोई ना कोई वक्त आना था जिस पर उन्हें कबूल करना था जी। और अब जस्टिफिकेशन भी साथ साथ वो दे रहे हैं। एक तरफ मानते भी हैं, फिर वो कहते हैं कि चाइना ने हेल्प की और चाइना ऑलमोस्ट उनको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा था। अब मैं एक आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता दूं कि हमने जो मोस्ट फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 हमने 43 ईयर्स पहले, 43 साल पहले अमेरिका का जहाज था जो इंडेक्ट किया था, उससे लेकर आज तक हमने कोई फाइटर जहाज या कोई और सिग्निफिकेंट वेपन जो है वो किसी और मुल्क से नहीं लिया, चाइना के अलावा 43 सालों में। अब 43 सालों का मैं हिंदुस्तान का अगर रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर दूं तो उन्होंने राफेल खरीदा फ्रांस से, S-400 खरीदा रशिया से, चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 खरीदे अमेरिका से, और ड्रोन खरीदे इजराइल से। 4 मुल्कों से अगर आप मदद ले रहे हैं और फिर लोगों को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना की बड़ी मदद हासिल थी, और चाइना को देखिए जंग के दौरान कोई मदद हासिल नहीं थी। पाकिस्तान ने पीस टाइम में मदद दी थी। हमने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, हमने इंटीग्रेट किया, हमने मास्टर किया और एम्प्लॉयमेंट सीखी। जंग के दौरान ये बड़ी गलत मिस इन्फॉर्मेशन है और इन तमाम खासतौर पर पाक फिजाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स का ये क्रेडिट किसी और को हम खुद क्यों दें, जब हमें पता है कि हमने खुद जंग लड़ी है, हमने खुद काबिलियत हासिल की थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने नोट किया होगा, कभी कोई डिफेंस अटैची कह देता है, कभी उनके डिफेंस मिनिस्टर कहेंगे अभी, और उनके CDS ने भी कहा था कि हमने नुकसान तो हुआ है लेकिन हम बता नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता सब नुकसान इंशाल्लाह ताला बताते जाएंगे वो हमें। जी, अच्छा सर, बताइएगा कि मिस इन्फॉर्मेशन का आपने जिक्र किया कि मिस इन्फॉर्मेशन में तो मैं कहूँगा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर है, जिस तरह मिस इन्फॉर्मेशन वो फैलाता है। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास वो क्या टेक्नोलॉजी थी, जिस तरह राफेल गिराए गए, जिस तरह उनके सिस्टम्स को जाम किया गया, जिस तरह उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, जब आप एक जहाज खरीद लेते हैं तो आपने सिर्फ खरीदना नहीं होता, आपने उसको इंटीग्रेट करना होता है, पहले उसको मास्टर करना होता है। फिर जो आपके पास वेपन सिस्टम बाकी होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, दूसरे फाइटर जहाज होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स होते हैं, आपके सैटेलाइट होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, साइबर कमांड होती है। आपने एक टीम की तरह जेल करना होता है। जेल करने का सिंपल अंग्रेजी का लफ्ज मैं कहूंगा, ये वॉर को आपने ऑर्केस्ट्रेट करना होता है जी। इट्स समथिंग लाइक, ये म्यूजिकल वर्ड आपको लग रहा है, लेकिन जिस तरह ऑर्केस्ट्रा अच्छा बजता हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट नहीं देते, आप पूरे ऑर्केस्ट्रे को क्रेडिट देते हैं। उस तरह ये एयरफोर्स की जंग आप ऑर्केस्ट्रेट करनी पड़ती है, यानी आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। और जब आप ये कर लेते हैं तो फिर अपने आप को आपने तैयारी करनी होती है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने की। फिर एक किल पिक्चर आपको अपने ज़हन में रखनी होती है कि जब हम हिट करेंगे दुश्मन को या तबाह करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट कितना कितना रोल या कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके अंदर। ये सिंपल आपके नौजवान व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूं कि जैसे फुटबॉल होता है, उसमें गोल करना होता है। जरूर एक खिलाड़ी गोल करता है, लेकिन आया कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अकेला खड़ा होकर गोल कर सकता था, ऐसा नहीं होता, वो टीम वर्क होती है। इसी तरह आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। हिंदुस्तान जहां मिस किया उन्होंने, मेरे ख्याल में वेपन सिस्टम इंडक्ट कर लेना और बात है,
और इंटीग्रेशन एक और चीज है, उतनी रिहर्सल करना और चीज है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पीस टाइम में इतने 40, 50, 60, 70, 80 जहाजों को डिप्लॉय करके पीस टाइम में नियर रियल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों का पीस टाइम में हम करेक्शन कर सकें। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस ने जंग के बाद कहा था कि हमने 7 तारीख को हमारे टैक्टिक्स कुछ फॉल्टी थे, हमने वो 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड रखी, फिर हमने ठीक किया, फिर हमने 10 तारीख को कम बैक किया। देखिए, दुनिया में कोई एयरफोर्स भी जहाज फाइटर इसलिए नहीं खरीदती कि वो जंग में ग्राउंड कर दे, और दुनिया में कोई एयरफोर्स ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स से मुकाबला करे, जो 40 साल से वैसे भी हाईएस्ट अलर्ट पर है ऑलमोस्ट, और उसके साथ मुकाबला करने की नीयत के फिर कहे कि हमने टैक्टिक्स इंप्रूव करने थे जंग के लड़के। तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स को एंगेज करके आप टैक्टिक्स इंप्रूव नहीं करते, आपने पीस टाइम में करने होते हैं। अच्छा सर, इंडिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान आपने मलाइजा भी किया देखा, जिसमें वो इतराफ़ तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चीन इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मालूमात दे रहा था, और तुर्की ने भी इनका भरपूर साथ दिया। इससे मतलब तो आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें हमारी रहनुमाई भी की, हमें बताया भी। लेकिन सर, इंडिया जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से वेपन्स खरीदता आ रहा है, जेट्स खरीदता आ रहा है, सबसे बड़ा जो है आर्म इंपोर्टर भी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर कि राफेल जिसकी बड़ी ये बात करते थे कि बड़ा इनका फख्र है, उसको जिस तरह पाकिस्तान ने गिराया है, क्या लगता है आपको कि इनके पायलट्स की ट्रेनिंग बड़ी कमजोर थी? पार्शियल जवाब मैंने दिया पिछले सवाल में। देखिए, मैंने जैसे कहा कि राफेल बहुत जबरदस्त जहाज है और वन ऑफ द मोस्ट लीथल जहाज है हवा में, इसमें कोई शक नहीं है। जो मिसाइल कैरी करता है वो बहुत जबरदस्त है, जो सेल्फ प्रोटेक्शन जो सूट कैरी करता है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन आपने इंटीग्रेट करना होता है, जैसे मैंने कहा, एक तो आपने स्पेशलाइज करना होता है जहाज को। इंडिया ने तकरीबन हम 5.25 साल पहले राफेल खरीदे थे आज से, हमने तकरीबन 3.25 साल पहले J-10C खरीदे थे। तो हमने जो J-10C से उनकी निशाना बनाया है उनके जहाजों का, हमने तकरीबन 1.5-2 साल बाद खरीदे थे। लेकिन हमने इंटीग्रेट किया, मास्टर किया, कोऑर्डिनेट किया। लेकिन हिंदुस्तान 5.25 साल पहले लेने के बावजूद आपने देखा कि वो जहाज उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया जिस तरह वो चाहते होंगे कि रिजल्ट निकले। तो जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ओरिएंटेड नहीं होती, वो जो कन्फेशन कर रहे हैं कि चाइना ने हमारी रियल टाइम मदद की, रियल टाइम कोई आपकी मदद नहीं करता। और आप जंगें इस तरह नहीं लड़ते कि हम जंग शुरू करेंगे फिर कोई और हमारी मदद करेगा। और ना पाकिस्तान ने और खासतौर पर पाक फिजाइया ने कोई ऐसी जंग की तैयारी की थी जिसमें ये कंडीशंस थी कि अगर चाइना हमारी मदद करेगा तब हम जंग अच्छी लड़ेंगे। हमने सारी की सारी जंग पाक फिजाइया ने खुद लड़ी है। और कुछ मीडिया में और कुछ सीनियर तजिया नगारों ने ये कहा भी था, मैं टोटली रिफ्यूट करना चाहता हूं कि बिल्कुल बेसलेस और झूठ है। चाइना रियल टाइम में हमारी कोई मदद कर रहा था। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि चाइना ने रडार जैम कर दिया हिंदुस्तान के और कहा कि जाकर हमला कर दें पाकिस्तानी पायलट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जंगे इस तरह नहीं कोई मुल्क लड़ता। पाकिस्तान का मुल्क जैसा जिसने खुद J-17 थंडर डेवलप किया, खुद एम्प्लॉयमेंट सेट की, ऐसी जंगे हम बिल्कुल ना तो ऐसी तैयारी करते हैं ना इस तरह की एक्सपेक्ट करते हैं चाइना से कि हमारी जंग के दौरान आकर मदद करेगा तो हम जंग जीतेंगे। सर, ये बयान तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी बड़ा क्लियर अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये जंग जो है, ये जो टाइम था, ये अपने इंडिपेंडेंट होकर इसका मुकाबला किया। एब्सोल्युटली, मैंने जैसे कहा कि वो मुझे तो उस मुल्क पर तरस आएगा और खासतौर पर एयरफोर्स पर तरस आएगा कि कैसी लड़ाई लड़े जो कहे कि हम लड़ेंगे लेकिन कंडीशंस ये हैं कि फला फला मुल्क हमारा जंग में हिस्सा देगा, हमें पिक्चर देगा, हमें रडार की हेल्प करेगा, हमारी जैमिंग करेगा या सैटेलाइट की पिक्चर देगा। तो मैं तो उसको तैयारी समझता ही नहीं। और मैंने अपने जो 35 साल करियर एयरफोर्स के अंदर देखा है, हमें कोई कंडीशंस अप्लाई किए बगैर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये नहीं कहा जाता था कि जब वो फलां वेपन सिस्टम फलां मुल्क से हमें मिलेगा तो तब हम जंग बेहतर तौर पर लड़ सकेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने पीस टाइम में, जैसे मैंने लफ्ज यूज किया, इसको नियर रियल वॉर लाइक सिनेरियो में ट्रेन करना होता है अपने आप पर, तमाम को, सिर्फ पायलट नहीं, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, वेपन कंट्रोलर्स, जैमर्स, साइबर कमांड फोर्स, सबको इंटीग्रेट करना होता है और ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, तब जंग लड़ी जाती है। आप किसी मुल्क पर डिपेंड करके जंग लड़ ही नहीं सकते। जी अच्छा सर, आजकल के दौर में अब ये कहा जाता है कि जंग है वो उसके अब काफ़ी पहलू है, उनमें इजाफा हो चुका है, उसमें नैरेटिव की भी जंग है, मीडिया की भी जंग है, ओवरऑल भी इस सिनेरियो को देखा जाता है। क्या लगता है सर, पाकिस्तान ने हर महाज पर, हर फील्ड में बड़े अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा किया, बिलखुसूस हमारी फौज ने? देखिए, ये आज का नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में कह सकता हूं कि हमें ट्रेंड डे 1 से ही हमारे जज्बा ईमान शामिल होता है, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हमारी बहुत फोकस किया जाता है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी पर बहुत इंतजार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम पहले इंटीग्रेट करते हैं बिकॉज जो हिंदुस्तान के साथ हमारा न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है उसको हम कवर नहीं कर सकते जब तक हम टेक्नोलॉजी से ना करें, जज्बा ईमान से ना करें और बेहतर ट्रेनिंग से ना करें।
और हिंदुस्तान का अभी आपने नोट किया होगा कि आपको एनालिसिस ये भी आना शुरू हो गया कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा और मिलिट्री एजेंडा मैच भी नहीं कर रहा था आपस में। वो मैच क्यों नहीं कर रहा था और आज का नहीं कर रहा? मैं आपके व्यूअर्स के लिए आसानी के लिए एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पेश करता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 1962 में चाइना के साथ जंग हुई थी हिंदुस्तान की। आज से आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त चाइना भी 14-15 साल पहले आजाद हुआ था, हिंदुस्तान भी 14-15 साल पहले आजाद हुआ था। वो लड़ाई के दौरान नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे जो उनके पायनियर थे, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर ही नहीं दिया था कि वो जंग में शामिल हो। अब ये आज की रिलेक्टेंस नहीं है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनका आज का नहीं है। हालांकि उस वक्त उनके पास नैट और हंटर तैयारे थे इंडिया के पास, जो इंग्लैंड के तैयारे थे कहीं बेहतर थे मिग 17 और मिग 15 से जो चाइना के पास थे। चाइना के पास कोई एयरफोर्स का बेस भी नॉट अपने इंडिया के बॉर्डर के पास नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरी इंडियन एयरफोर्स को कहा कि सिर्फ आप सप्लाई रूट करें, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए करें और ट्रांसपोर्ट का काम करें। एयरफोर्स को कॉम्बैट में लड़वाया नहीं गया था। आज भी मुझे डिस्कनेक्ट वही नजर आता है कि इनकी लीडरशिप में और मिलिट्री लीडरशिप में, पॉलिटिकल में डिस्कनेक्ट था। मिलिट्री लीडरशिप शायद तैयार ही नहीं थी उस तरीके से जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती थी एग्जैक्टली करे। सर इतना बड़ा बजट और उससे मतलब दावे किए जाते थे जी हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह पाकिस्तान ने इनका मुकाबला किया है और भरपूर जवाब दिया है, ये क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे हैं वहां के इंडियन मिलिट्री के ऊपर। अब जी ये उठना शुरू हो चुका है। तकरीबन देखिए 80 से 90 बिलियन डॉलर उनका बजट है जी। और एक सिप्री स्टॉकहोम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री के नाम से, उन्होंने अपना एनुअल जो पिछले साल का बजट पूरी दुनिया का डिफेंस बजट बताया है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया का बजट 9.8% ग्लोबल का परचेज किया है इन्होंने। इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ 9.8% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट जितनी हुई है वो इंडिया ने की है। और आप नोट करें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर नहीं है, पाकिस्तान तकरीबन 5वें नंबर पर है। और पाकिस्तान से ऊपर जो मुल्क हैं वो सऊदी अरब है, यूक्रेन है, कतर है, दूसरे मुल्क है। तो हमारा जो बजट न्यूक्लियर, हमारा जो ग्लोबल रेशियो हमारी निकलती है वो 4.3% है सिप्री के मुताबिक। उनकी 9.8 की गिरी, यानी हमारे डबल से भी ज्यादा है। ठीक है। तो बजट स्पेंड कर लेने से देखें चीजें नहीं होती। अब वो लोगों को एक्चुअली तसल्ली कराना चाहते हैं कुछ ना कुछ के जी हम कुछ करने वाले हैं, अगला पंच देखें, हमारी अगली बारी देखिएगा, अगले राउंड में हम कैसा करेंगे। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी आपने नोट किया होगा, नील चौहान साहब ने भी कहा था कि ये ना पूछे कि हमारे कितने जान मारे गए हैं, हमसे ये पूछे कि हमने आइंदा के लिए कितनी इंप्रूवमेंट सबक सीखे। तो जंग इस तरह नहीं लड़ी जाती जी, तो जंग इसलिए नहीं लड़ी जाती कि आप आइंदा के लिए इंप्रूवमेंट करें, उसी जंग में आपने अच्छा परफॉर्म करना होता है जी। अच्छा सर, जयशंकर साहब बड़े क्लियर होकर आए हैं अमेरिका से, यूएसए से। वहां पर लगता है उनको क्लियर मैसेज चला गया था कि पाकिस्तान वाकई ही एक बड़ी हमले की तैयारी में है और जो जवाब है वो भरपूर ही होगा और इसका खात्मा भी हम ही करेंगे, ये क्लियर होकर आए हैं वहां से। क्या लगता है सर आपको, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है क्या? मोदी दोबारा एडवेंचर के लिए कुछ करने जा रहे हैं या फिर अब सबक मिल चुका है? मैं तो इसका बड़ा लाइटर जवाब देता हूं क्योंकि मिलिट्री की बड़ी बातें सख्त होती हैं। मैंने कहा हल्का फुल्का जवाब दे दें क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर शंकर साहब ने कहा कि अभी जारी है। और फिर मैंने देखा कि बॉलीवुड में कोई 3-4 डायरेक्टर्स ने अप्लाई किया कॉपीराइट लेने के लिए इस नाम को ऑपरेशन सिंदूर। तो मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन शायद बॉलीवुड में होगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सरहदों पर बॉलीवुड नजर आएगा बॉलीवुड के अलावा। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि सीज फायर किसने किया था? अब ये सब जो है सच अब सामने आ गया है। आई थिंक इंडिया बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेके, या अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं उनके ज़हन में? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप शायद खुद ऐलान कर देंगे कि किसने मुझे पहले अप्रोच किया था। पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए जंग बंद तब होती है जब दुश्मन पर आप इतनी मुश्किल या इतनी हैवी कीमत उसको अदा करने पर मजबूर करते हैं, यानी जिसको मैं कहता हूं प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना। दुश्मन को जब आप प्रोहिबिटिव कॉस्ट हाई कर देते हैं कि उसको जंग लड़ने की या कंटिन्यू करने की कीमत बहुत ज्यादा अदा करनी पड़ रही हो या पड़नी पड़ेगी उसको, तो वो सरेंडर करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या सीज फायर करता है। हिंदुस्तान हमें तवक्को ही नहीं कर रहा था, वो 2 वजह से तवक्को नहीं कर रहा था। एक, शायद उनको हमारी काबिलियत पर शक था कि हम शायद इस काबिल ही नहीं है कि डिफेंड करें, वो न्यू नॉर्मल सेट कर देंगे। और दूसरा, शायद उनको ये था कि अगर काबिलियत है तो हमारा हौसला नहीं है। तो दोनों पाकिस्तानी कौम ने और मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाई ने खास तौर पर दिखा दिए कि ना सिर्फ हमारी काबिलियत है बल्कि हमारा हौसला भी है अपने डिफेंड करने का, और बहुत बड़ी प्राइस हमने इंपोज की जिसकी वजह से हिंदुस्तान अमेरिका को अप्रोच करने पर मजबूर हुआ कि वो सीज फायर करवाए।
जी अच्छा सर, ये बताएगा कि हमारे जो मौसी रफ़ी साहब हैं वो कहते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद भी शामिल थी इसमें, क्योंकि जिस तरह इंडिया के बराबूस यहाँ पे आया, जिस तरह हमने इंटरसेप्ट किया और नुकसान नहीं हो सका, और जिस तरह हमारे मज़ाइल ऐन निशाने पर जाके गिरे हैं, इससे मुताल्लिक़ सर अब क्या कहेंगे? मैं कमेंट इसलिए नहीं कि मेरी नजर से वो नहीं गुजरा, शायद मैंने मिस किया हो उनका ये जो बयान है, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। जी अच्छा सर, अब ओवरऑल आप पाक भारत टेंशन से मतलब अब आप क्या कहेंगे, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं कि अब भरपूर जवाब मिल चुका है इससे पाकिस्तान की जानिब से? दैट्स इट। देखिए, हमने जवाब देकर अपनी रेलेवेंस गेन की है, हमने अपनी स्ट्रेंथ गेन की है, बिकॉज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि विक्ट्री हैज वैल्यू। दुनिया ने आपको वैल्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह फाते हुए इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। दुनिया ने आपको मानना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपको एंगेज करना शुरू कर दिया। अभी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज जो हो रही हैं वर्ल्ड ओवर, वो वैल्यू नहीं मिल रही इंडिया को। आपने देखा होगा कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से, जो पहले उसका वो समझ बैठे थे कि यह शायद हमारा हक है। फिर हमने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें एंगेज किया, मिलिट्री लीडरशिप को एंगेज किया, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह भी फील्ड मार्शल साहब के बाद अभी होकर आए हैं अमेरिका से। तो हमने अर्न किया है, हम रेलिवेंट हुए हैं। तो अब इस रेलिवेंस को हमें अभी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और मेरा मानना तो यह है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कंटिन्यू करे इंटरवेन करना, तो लॉन्ग टर्म में हमारे मसले हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो मसले हल नहीं होंगे बुनियाद वही रहेगी। आप इफेक्ट्स को जितना मर्जी पीछा करते रहें, जब तक आप कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे, जो वजह बन रही है इस दुश्मनी की, इस एस्केलेशन की, जो इस बदरमनी है इस पूरे खित्ते में, प्रोग्रेस रुकी हुई है, वो हमने अब हाई टाइम आ गया। बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली सबसे मोस्ट दुनिया का डिसइंटीग्रेटेड रीजन है। आपने नोट किया होगा ये सार्क जिसमें है आप श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सबसे डिसइंटीग्रेटेड है। ये दुनिया का 22% पॉपुलेशन है, और तकरीबन दुनिया का 5% ट्रेड हम खुद आपस में करते हैं। इसका मतलब है हम आबादी के हिसाब से ट्रेड बाहर करते हैं, लेकिन अंदर नहीं करते, आपस में नहीं करते। किस वजह से नहीं करते? हिंदुस्तान की वजह से बुनियादी तौर पर। तो आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम रियलाइज करें कि हमें अपने लोगों को तरक्की देनी है। तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस खित्ते में रहते हैं, तो हमें आगे लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान की पोजीशन तो बेहतर है। आई होप एंड प्रे के अमेरिका हमें ज्यादा रेलेवेंट समझ के किसी टेबल पर बिठाए और इसका वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए। जी ठीक है सर, आपको लगता नहीं है कि भारत अब जो है वो तन्हाई का शिकार हो चुका है आफ्टर दैट टेंशन, और जिस तरह पाकिस्तान ने इसको जवाब दिया, अब तारीफें की जा रही हैं, दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की। अब इस सूरत हाल में भारत कोई बौखलाहट में आके कोई ऐसा स्टेप तो नहीं उठा सकता जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो कल को? देखिए, वो प्रॉक्सी वॉर तो पहले ही उन्होंने शुरू कर दी है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फ्रंट पे हमारा सामने से आके मुकाबला नहीं कर सके, वो पीठ पीछे से हमें वार करेंगे। ये हो रहा है, आपने नोट किया केपी के और बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की नई वेव चली है, जाहिर है वो उनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मिलिटरीली उनमें ये स्ट्रेंथ है कि एक और एम्बेरसमेंट आके सामने बॉर्डर पे आकर उठाने की वो हिम्मत करेंगे कमिंग डेज में या कमिंग मंथ्स में। लेकिन प्रॉक्सी वॉर तो जाहिर है उनका पहले भी बड़ा फोर्टे रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बड़े ताल्लुकात ठीक रखे थे, उन्होंने ईरान के अंदर जो प्रॉक्सी अपनी जारी रखी थी हमारे खिलाफ, वो बड़ी एस्टेब्लिश रखी थी और अपना नेटवर्क है। और वही वो इजराइल के खिलाफ भी कर रहे थे, जो अभी जंग में ईरान को रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने किस तरह के दोस्तों के साथ बहुत दोस्ती दूर तक ले गए, और उन्होंने उनकी भी पीठ पे छुपा घोंपा, और हमारे साथ भी वही कर रहे हैं। प्रॉक्सी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑल आउट एस्केलेशन नहीं मैं देख रहा बॉर्डर को। जी अच्छा सर, सिंतास मुआवजे से मतलब थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि इससे मतलब पाकिस्तान रेडी है अगर कोई भी ऐसा स्टेप उठाया जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इससे निपटने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि सिंतास किस तरफ जाता है। अगर जिस तरह सस्पेंडेड है, होपफुली डिप्लोमेटिक कोई एफर्ट्स काम आनी चाहिए और इसको रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं होता, या हमारा पानी इस हद तक ब्लॉक किया जाता है, जो कि इस वक्त मैं नहीं भी समझता 15-20 साल हिंदुस्तान की कोई कैपेबिलिटी आ जाए कि वो पूरा पानी हमारा ब्लॉक कर दें। अगर वो डैम बनाना भी चाहें तो 15-20 साल लगते हैं, बिकॉज ये फ्रोजन पहाड़ियां हैं, -40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, गाड़ियों में इवन गाड़ियों के डीजल जैम हो जाते हैं। तो जहां पे ये डैम बनाने का सोच रहे हैं हमारा पानी रोकने के लिए, तो इतना आसान नहीं होगा। एक बात, अगर ये रोकते भी हैं और कभी इस कौम को जरूरत पड़ी तो मुसल्लह अफवाज और खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा, वो करने की पूरी सलाहियत रखती है कि पानी ना रोके वहां पर। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, इब्राहिम अकॉर्ड से मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान इसको लेके कहाँ खड़ा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की मशीर बराए सियासी अमूर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी इंटरव्यू में इससे मतलब कहा है कि अगर अरब ममालिक इस तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे मतलब नहीं आई। सर क्या कहेंगे?
इस पे भी मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी कुछ नहीं कहा फॉर्मली, और जब ये प्रपोजल फॉर्मली आएगी तो मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और एक इंटरनेशनल पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है अरब मुल्कों को, और ख़ास तौर पर वो गज़ा पे जो मासूम और बच्चे शहीद हुए हैं और औरतें शहीद हुई हैं और ज़ाहिर जाने गई हैं हज़ारों की तादाद में, उनको सामने रखते हुए फैसला करेगी। शायद ये हुकूमत के डोमेन में ज़्यादा बेहतर सवाल आता है, कोई पॉलिटिशियन या हुकूमत को किस सरबराह बेहतर जवाब दे सकेंगे। जी ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी वॉरफेयर सलाहियत से मतलब सर बताएं, क्योंकि भारतीय वॉइस आर्मी चीफ के जो है कि इंकशाफात भी किए गए, इससे मतलब बताइएगा कि इसकी सलाहियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनको क्योंकि रिजल्ट इतना अनफेवरेबल हुआ है हिंदुस्तान के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और खास तौर पर लोगों के लिए भी है, ज़ाहिर है मायूसी फैली हुई है। और क्योंकि आप नोट करें, पहलगाम के फौरन बाद हिंदुस्तान ने क्या कहा था कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे, हम तो सोर्स तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। जब आप इतनी हाइप क्रिएट कर लेते हैं और फिर आपको वो बिफ्टिंग जवाब ना मिले, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हो, आपके साथ 6 और 6+1 जहाज लूज हो जाएं, फिर आपको मैसिव कुछ 34-35 टारगेट्स अगले दिन 10 तारीख को हिट किए जाएं, तो फिर आपने कहीं ना कहीं तो एस्केप करके लोगों को, कभी आप कहते हैं कि हम बजट बढ़ा रहे हैं, हम 20 बिलियन का लेने लगे हैं, हम वेपन खरीदने लगे हैं, कभी कहते हैं चाइना ने मदद की थी, कभी कहते हैं पाकिस्तान भी थोड़ा बेहतर है हमारे से। तो ये अब एस्केप सारे रूट्स हैं। हमारी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी बहुत इंटीग्रेटेड पाकिस्तान के मुसल्लह फौज ने इस दफा लड़ी है, और मैं क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता रहता हूँ खासतौर पर एयरफोर्स के बारे में, मैंने इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कभी नहीं देखी 65-71 कारगिल जितनी इस दफा मुसल्लह फौज के दरमियान कोऑर्डिनेशन थी, आपस में इंटीग्रेशन थी, जितनी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी मुसल्लह फौज की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। तो आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान की ना कॉज जस्टिफाइड थी, ना वॉर जस्टिफाइड थी, ना उनकी मुसल्लह फौज की कारकर्दगी जस्टिफाइड थी। उसके ऑपोजिट पाकिस्तान में हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, अब J-35 का जो है मुआहिदा हो शायद आगे आने वाले दिनों में चीन के साथ, सर कैसे देख रहे हैं, कितनी तकवीयत पहुंचेगी हमारे दिफा को, कितना मजबूत होगा हमारा दिफा? और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर तो कमेंट कर सकता हूं, लेकिन पाक फिजाई की तरफ से क्योंकि फॉर्मली हमें इंटीमेशन अभी नहीं आई है कोई इस बारे में कुछ, लेकिन J-35 बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है। दुनिया के 5 जो स्टेल्थ जहाज हैं उनमें उसका शुमार होता है। अमेरिका के F-35, F-22 अमेरिका के जहाज हैं, Su-57 जो है रशिया का जहाज है, चाइना के J-20 और J-35 हैं। ये टोटल 5 जहाज हैं इस वक्त दुनिया में जो स्टेल्थ हैं। और बाय द वे ये भी मैं ऐड करता चलूं कि J-35 अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट और ट्रायल की आखिरी स्टेज पर है। अभी चाइनीज एयरफोर्स ने खुद भी इंडक्ट नहीं किया अपनी एयरफोर्स में, तो हमें शायद ओवर विश नहीं करना चाहिए कि शायद हम फौरन ले लेंगे, क्योंकि अभी उसके फाइनल स्टेज पे ट्रायल्स हैं, उसके वेपन्स की इंटीग्रेशन हो रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन हो रही है बाकी वेपन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की। जब वो फाइनल होगा हम बेहतर कमेंट कर सकेंगे, जब खासतौर पर जब पाक फिजाई की तरफ से फॉर्मली आ जाए। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने से बहुत बड़ा यहाँ पे जंप आएगा टेक्नोलॉजी में, वॉरफेयर फाइटिंग खासतौर पे एयर में चेंज हो जाएगी, बिकॉज जब फाइटर जहाज एक नजर नहीं आएगा तो उसकी एक नई डायमेंशन ऐड कर देगा वॉरफेयर को। अभी तो J-10C ने सरप्राइज दिया है, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज इसलिए दे सकता है वो जहाज क्योंकि वो नजर नहीं आता दुश्मन को रडार में, और जब तक वो आपके सरों पर या बॉम्बिंग या वेपन्स गिरा रहा होता है तब पता लगता है क्योंकि जहाज ऑब्वियसली यहाँ पहुंच चुका है इतनी डीप इनसाइड। जी ठीक है। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्जियाकार थे, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का, हमें उन्होंने तज्जिया भी दिया और हमें हमारी रहनुमाई भी की। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम डिबेट को कंटिन्यू करेंगे, सियासी अमूर से मुतालिक बात करेंगे, और इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, नजर डालेंगे सियासी मंजरनामे पर और होने वाली अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मुतालिक। इसके साथ ही मैं ज्वाइन किया है शो में, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली, उनसे हम तमाम तरह सूरत हाल से मुतालिक भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अहमद साहब बताइएगा कि 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजना इलेक्शन कमीशन में, ये एक बड़ा इकदाम है। तनकीद करना तो डेमोक्रेसी का एक हुस्न है, लेकिन फिर भी एक बड़ा इकदाम लेना, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, बात यह है जी कि मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंस जा सकता है, और स्पीकर साहब पता नहीं क्यों पूरी इस वक्त मीडिया भी उनको यही तनकीद कर रहा है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है, अगर असेंबली का आप देखें तो रेफरेंस तो 62, 63 के बगैर जा ही नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि सस्पेंशन एक अलहदा चीज है असेंबली से, वो स्पीकर का इस्तेहकाक है, वो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेज सकते। पता नहीं स्पीकर साहब को क्या सूची है कि एक नया काम करने खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि
एक लॉ नोइंग आदमी थे और उनका एक डेमोक्रेटिक फेस लोगों के सामने वो कहते थे कि मैं, वो सारा आप समझ लें कि बेनकाब हो गया। और अब इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन जो है कि आप मुझे ये बताएं कि 26 मेंबरान को स्पीकर साहब किस तरह डिसीट करवा सकते हैं। स्पीकर साहब तो कस्टोडियन है और कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो होता है वो किसी को डिसीट कैसे करवा सकता है। देखिए सस्पेंशन तो एक समझ आती है, वो भी उन्होंने गलत किया। एथिक्स कमेटी थी, उनको बुलाना चाहिए था मेंबरान को, उसमें उन मेंबरान का व्यू पॉइंट लेना चाहिए था, उसके बाद वो अगर कुछ करते तो जस्टिफाई बनता है। लेकिन एक जाती गुस्से पे और एंगर में ये करना, तो अब स्पीकर साहब की अब प्रेस टॉक्स भी देख चुके हैं जिस तरह एग्रेशन था उनकी, तो मेरे ख्याल में ये रेफरेंस बनते ही नहीं है और ये चलेगा ही। जी ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं इसको टैकल करने के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ पीठ है, कानूनी रजोई कब करेगी, इससे मतलब क्या कहेंगे? डेफिनेटली जी, अब मेरी तो नोटिस नहीं हुए सर, जब उधर से नोटिस आएंगे तो स्पीकर ये कर ही नहीं सकता ना जी। स्पीकर अब वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकता। देखिए 62, 63 के बगैर कोई मेंबर भी सीट नहीं हो सकता। तो ये तो कैसी विंडो खोल रहे हैं कि कोई उठेगा वो जाके दे देगा और इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये तो बिल्कुल एक बचगाना सी हरकत है। एक जो लॉ को जरा भी समझता है, जो लॉ को मामूली अल्फ बे भी समझता है लॉ की, उसके मुताबिक इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती। ठीक है। अच्छा सर, अब बताइएगा कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है बाकायदा तौर पर। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है कि 10 मुहर्रम के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक भी चलाएंगे। इससे मतलब पंजाब अपना कितना बड़ा हिस्सा डालेगी इससे मतलब? देखिए एहतजाजी तहरीक, पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एहतजाज में है जी। और ये जरूर होता है कि किसी टाइम एहतजाज कम हो गया, किसी टाइम ज्यादा हो गया। और 2 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन भी उसका कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे किसी न किसी शक्ल में एहतजाज ना हुआ हो जी। अब मुहर्रम के बाद एक मीटिंग होनी है जी, उसमें तय पा जाएगा जो फॉर्मेशन होगी, जो तरीक़ेकार होगा, एहतजाजी तहरीक तो चलेगी इंशाअल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब कितना मुतहरिक होगा इस तहरीक के लिए, क्योंकि जब भी कोई एहतजाज आता है तो हुकूमत की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि कोई घर से नहीं निकला, कोई लोग बाहर नहीं निकले। इसको किस तरह टैकल करेंगे? देखिए पंजाब, आप मुझे ये बताएं एक बात कि एक ही बात चल रही है पंजाब में, तकरीबन इस वक्त भी हमारे 20,000 राउंड अबाउट के लोग अंदर हैं, खवातीन और हमारे वर्कर्स और मार्केट, और तकरीबन 30 से 35,000 पे FIRs है जी। तो पंजाब निकलता है तो ये FIRs होती है ना जी, घर सोए पड़े पे तो नहीं हो जाती। ये जरूर है कि इतनी सस्ताइयत और इतने जुल्म में जितनी आप उम्मीद रख रहे हैं शायद उतना ना निकल रहा हो, लेकिन निकल रहा है पंजाब, ऐसी कोई बात जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटा के आपसे इख्तलाफात से मतलब आप क्या बताएंगे हमें? क्या ये इख्तलाफात अब खत्म हो गए हैं? क्योंकि बानी की रिहाई से मतलब भी बताइएगा कि ये रिहाई मजीद दूर हो गई है, मजीद इजाफा हो गया मुश्किलात पे PTI के लिए? अब देखिए PTI का कोई ऐसा ज़ोनी इख्तलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतनी बड़ी जमात है, जमातों में होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की रिहाई वाला एजेंडा है, या जो खान साहब की एक मरकजियत है कि उनकी जात पे हर PTI का बंदा दूसरी राय सोच भी नहीं सकता, तो वो मतलब मेरा ख्याल है उसमें तो कोई दूसरी राय किसी की है ही नहीं। तो मैं ये पहले ही ये समझता हूँ कि अगर इतना जो बड़ी जमात है और इतने मखसूस हालात में ये जमात गुजर रही है, और आपको पता है कि इस वक्त किस तरह के हालात का सामना है, तमाम विंडोज बंद कर दी जाती है, अदलिया बिल्कुल हमारे लिए कोई उसके नरम कोशा नहीं है, इदारे हुकूमत आपके सामने हर चीज, तो उसके बावजूद PTI खड़ी है। और मैं जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हर जमात में होता है, खान साहब की रिहाई पे कोई दूसरी राय किसी की नहीं।
जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा कि 10 मुहर्रम के बाद जो है ये बाकायदा तौर पर जो ऐलान भी किया गया है, इससे मतलब ये बताएगा कि पीटीआई की यूनिटी देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो तलकलामी भी हुई थी, मामला भी बिगड़ा था अली अमीन गंडापुर के और अलीमा खान के दरमियान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी, भरपूर चलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खत्म हो जाता है। तो जुल्म हद से बढ़ा हुआ है और इंशाअल्लाह खत्म होगा। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो असीर रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वज़ीर आज़म भी पेशकश कर रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन अलीमा खान का बयान ऐसा आता है, अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास असल ताकत है। इसको आप कैसे देखते हैं? उनका भी यही ख्याल है, जो असीरान है अंदर हमारे लीडर के मुज़ाकरात बाख्तियार करें। चाय की प्याली और बिस्किट वाले मुज़ाकरात वो भी नहीं कह रहे, अली अमीन खान ठीक कह रहे हैं। और उनका भी यही ख्याल है कि जिसके पास अख्तियार होंगे वही मुज़ाकरात उन्हीं से किए जाए। वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी के साथ बैठ जाएं और चाय का कप पी के और बिस्किट खा के वापस आ जाएं। उनका भी यही ख्याल है। और अब देखिए, अब हम देखते हैं, देखिए मैं क्या अर्ज करूँ आपको कि सुल्तान के साथ तहरीके इंसाफ जिन हालात से गुजर रही है वो आप सबको पता है जी। तो हम भी उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे कि जिनके पास अख्तियार है जी। और इस अख्तियार का आपको पता है कि इस वक्त क्या हालात है और किनके पास अख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि इनके साथ मुलाकात किए जाए। हाँ, अगर ये समझती है और इसके पास अख्तियार हो और आइन के तहत ये वापस आके अपनी इस लेवल पे हो कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन इस लेवल पे ये अपनी लेके जाए अपनी अथॉरिटी को कि ये बाख्तियार हो, तो फिर तो मुज़ाकरात हर किसी के साथ हो सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, क्या सराइयाँ भी हैं, बासकश भी है कि नवाज शरीफ जो हैं वो शायद मुलाकात प्लान कर रखे हैं डयाला जेल में बानी पीटीआई से? क्या लगता है आपको, ये खुशाइन बात है, वेलकम करेंगे बानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ की कोई किस हैसियत में वो मुलाकात करेंगे? नवाज शरीफ की मुलाकात का मुझे नहीं लगता इसमें कोई हकीकत है। सर, अगर ये मुलाकात होती है या फिर से मतलब खबर सामने आती है, सदाकत होती है इसमें, तो वेलकम करेंगे? अगर खुशाइन बात है आपके लिए इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे नहीं ख्याल खान साहब मिलेंगे। मुलाकात होती। ठीक है। अच्छा सर, अब पीटीआई को क्या हमें इख्तियार करनी होगी, क्योंकि कोई सियासी स्पेस नहीं है, अदालती रिलीफ नहीं है, इंटरनल मैटर्स आपके सामने हैं, मजबूत होना पड़ेगा पीटीआई को ओवरऑल। अगर इसको देखें, आपका एनालिसिस क्या कहता है? पीटीआई मजबूत है तो खड़ी है। आज मुझे आप ये बताएं कि 24 घंटे में हर खबर पीटीआई के नजदीक घूम रही है जी। और जमातें तो ऐसी सूरत-ए-हाल में खत्म हो जाती है, उनको पूछता कोई नहीं। इससे बड़ी मजबूती क्या है पीटीआई की कि पीटीआई हर वक्त खबरों में है, उसके लोग डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लीडर अंदर है और लीडर कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा। इससे बड़ी तो फिर आप समझ लें कोई है ही नहीं ना जी। इससे बड़ी मिसाल इस मुल्क में अभी तक तो कोई मिसाल नहीं जी। अच्छा सर, अराकीन की मुअत्तली, फिर मखसूस नशिस्तें, और पंजाब में आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई अब तन्हाई का शिकार है या कहीं ना कहीं बैकडोर में, कहीं बैक में मजबूत है, यूनिटी है इनमें? नहीं, पंजाब में तो पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी तो मजबूत है जी। हम तो खड़े हैं और अपने पूरा इसका मुकाबला कर रहे हैं। और अगर कोई समझता है कि ये दोबारा आएगी बीपी और हम इसके खिलाफ एहतजाज न करें और गुब्बू घोड़े बन के बैठे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी की खुशफहमी हो सकती है। बिकॉज हमने तो एहतजाज करना है जी, हम तो एहतजाज के बगैर कैसे रह सकते। ठीक है, डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, केपी की असम्बली से मुतालिक भी आपका जो है ओवरऑल एक वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। केपी के गवर्नमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर की प्रेस ब्रीफिंग हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर किसी में हिम्मत है। अदारों को भी चैलेंज किया गया, गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया गया कि अगर हिम्मत है तो गिरा के दिखाओ, जितना जोर लगा सकते हैं जोर लगा दें। इसके साथ ही तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी बास्केट सुनने को मिल रही है वहाँ पे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आपको कि केपीके में खान साहब का जो मैंडेट है वो है 93% जी। अच्छा, इन्होंने एक उसी तरह जिस तरह एक फॉर्म 47 के जरिए, क्योंकि 26 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है जो अदालतों का हाल है, तो वो तो हो गया काम खत्म। अब जो चीजें हैं वो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि उधर
जो चीजें डेवलप हुई हैं उसमें अपोजिशन को सीटें तो जरूर जो उन्होंने चुराई हैं सीटें वो मिल गई हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट टॉपल कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि एमपीएस इलेक्टेड एमपीएस नहीं छोड़ सकते, वो हल्कों में भी नहीं जा सकते। तो ये इनकी खाम ख्याली है, इनका तो यही काम है जोड़ तोड़ और हुकूमतों को गिराना, और ये तो नवाज शरीफ का खरीदना, लोगों के ज़मीर खरीदना, और इसका तो यही काम है इस पूरी मुस्लिम लीग नून का। तो मैं नहीं ये समझता कि वहाँ पे को गवर्नमेंट को खतरा है। उसकी वजह ये है कि 93 मेंबर है उनके पास, और इनके पास इसके बावजूद तो 50 राउंड अबाउट है, 30-35 मेंबरान की अक्सरियत है। इस तरह कैसे होगा कि लोग खान को छोड़ के और उधर चले जाएंगे? लोगों को हल्कों में भी कोई नहीं दाखिल होने देंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा कि बानी की रिहाई से मुतालिक अगर बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी है? तहरीक से मुतालिक भी बताएगा कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए जा रहे हैं, पंजाब को बंद करेंगे, इससे मुतालिक स्ट्रेटेजी क्या, उसका क्या तयन हो सका है अभी तक? देखिए, मैं आपको कहूँ कि तहरीक का जो तरीक़ाकार है उस पर तो थोड़ा सा होगा फैसला जब हमारी कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, उनमें फैसले होंगे। बाकी देखें जी, बानी पीटीआई की जो है ना, इसकी आप कह रहे हैं रिहाई, खान साहब की रिहाई के लिए तो हर वक्त अब सब कोशां हैं। और खान साहब की रिहाई आप क्या समझते हैं कि खान साहब कोई कानूनी तौर पे अंदर है? वो तो अब तक है मेरी नजरों में, वो तो अब एक्शन में है, क्योंकि उनके खिलाफ तो एक केस ही नहीं बनता। और जितने केस डाले हुए हैं वो केसेस तो थे उन दिनों, खान साहब तो उस दिन थे उसमें एक्शन में थे। आपको याद है जब उन्होंने खान साहब के 9 में एक केसेस बनाए हुए हैं, तो खान साहब तो मेरी नजर में अब भी अबडक्ट है। जी अच्छा सर, ये बताएगा कि बानी ये कहते हैं, जो मुलाकातें हैं उसके मुताबिक जो बयान सामने आए, वो कह रहे हैं कि जी मैं जेल से लीड करूंगा तमाम तर तहरीक को। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने उसके जवाब में कहा है कि आपने पहले भी देखा कि मुलाकातों में काफ़ी खलल डालने की कोशिश भी की गई थी और मुलाकातें हुई भी नहीं, जो उनके मुताबिक अगर देखें हम। तो क्या लगता है आपको इससे मतलब कि कैसे वो डील कर सकेंगे? कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है इसमें। प्लान बी भी है आपके पास? क्योंकि अलीम गंडापुर तो कह रहे हैं कि वो असला लेके निकलेंगे, जिस तरह हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। देखिए जी, बात ये है कि बानी के साथ कांटेक्ट उनकी बहनों का है जी, और हमें पैगाम पहुंच जाते हैं। और वैसे भी हमें पता है बानी की जो खान साहब की जो है उन्होंने चीजें बता दी हुई हैं, और इंशाल्लाह पहले भी उन्हीं पे अमल हुआ और फिर भी उन्हीं पे अमल होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, खान साहब को ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते आप, ये जी इनके लिए मसला बनता जाएगा। लोग ऐसा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, महंगाई है, करप्शन है, लाकानूनियत है, खसूसन पंजाब में जो हालात है वो तो ये बीबी चला ही नहीं सकती पंजाब को। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी जल्दी चीजें अब क्लियर हो जाएगी। अगस्त सितंबर तक आपको बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएंगी। सर, अगर जगह की तयन की अगर बात करें तो हमने उसमें पास्ट में भी देखा कि जो जगह आप डिसाइड करते थे, गवर्नमेंट उसमें नोटिफिकेशन जारी करके कहती थी कि यहाँ पे नहीं हो सकता ये प्रोटेस्ट। अगर फिर तमाम तरह डिसीजन इससे मतलब इन चीज़ों का तयन अगर हो गया है तो प्लान बी और सी भी होगा। जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ तो प्लान बी और सी था पीटेक के पास। आप तो प्लान बी सी कर रहे हैं, हमें तो प्लान एफ तक जाना। तो उसकी सच्चाई ये है कि इधर जो हद से ज्यादा फस्ताहियत है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त के हालात है वो ये है कि एक बंदा भी निकले तो उसको ये काबू कर लेते हैं। तो प्लान इसीलिए तो अभी हम जल्दी इसको नहीं कर रहे, अपना इसको लोगों के सामने जो अपनी पॉलिसी को नहीं लेके आ रहे। तो देखिए, इस वक्त जो हालात है वो बड़े अजीबो गरीब है। आपको पता है जो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो हमारा तो प्लान ABCDEF तक सारे प्लान है, और इंशाअल्लाह ताला अब देखेंगे कि हमारी तहरीक बहुत कामयाब हो। अच्छा सर, ये बताएगा कि वफाक की अगर हम बात करें, वफाक में इस टाइम जो है अक्सरियत हासिल है गवर्नमेंट और इत्तेहादियों को। अगर किसी भी किस्म की कोई कानून साजी की जाती है या 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी सुना है कि उसकी भी बाज़गश्त है, आप लोग रेडी हैं किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए? सॉरी, आप रिपीट करेंगे जी क्वेश्चन?
सर वफाक से मतलब आपका मैं टेक लेना चाहूँगा कि वफाक में बात की जा रही है कि 2/3 अक्सरियत जो है हासिल है गवर्नमेंट को और इत्तेहादियों को, किसी भी किस्म की कानून साजी जो है वो कर सकते हैं। उससे मतलब बताएगा कि मजीद चैलेंजेस के लिए तैयार है पीटीआई मुकम्मल तौर पर? लेकिन कानून साजी हो रही है इस वक्त ज़ाती ख्वाहिशात पे। जी, मैं ये समझता हूँ कि 26th अमेंडमेंट ज़ाती ख्वाहिश पे हुई, अदलिया को इन्होंने मफरूज कर दिया, तो उसके बाद अब 27th अमेंडमेंट आ रही है, तो इसको जरूर चैलेंज करेंगे। 26 को भी हमने चैलेंज किया हुआ है और इसको भी इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और मेरा जो अपना ख्याल है कि ये नहीं रुक सकेंगी ये कानून साजियाँ, क्योंकि ये तो असेंबली चली है और ये जो सीटें मिली है ये तो और इस असेंबली को इन्होंने मशकूक कर इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म की है। इन असेंबलीज में तो वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया हो रहा है। देखिए ना, आप पंजाब में देखें 509 अरब रुपए का बजट सिर्फ 23 बंदों ने पास किया ज़िमनी बजट, और पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा ज़िमनी बजट है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अगर गौर से हम देखें समझें तो मुझे ये लगता है कि अदालतें बड़ी जल्दी इंशाल्लाह अपनी असली हालत में आके तो इन चीज़ों को उड़ा देंगी। ठीक है सर। 27वीं आईनी तरमीम से मतलब बड़ी आजकल बातें चल रही हैं सर, जिसमें पार्लियामेंट की 10 साल मुद्दत से मतलब कहा जा रहा है कि इसको किया जाएगा, 10 साल इसकी मुद्दत की जाएगी और बढ़ाया जाएगा। इससे मतलब बताएगा कि लग नहीं रहा आपको कि पीटीआई को बिल्कुल पीछे किया जा रहा है? इस चीज़ को टैकल करने के लिए पीटीआई को क्या करना होगा? देखिए, इनका तो ख्याल है कि अमीरुल मोमिनीन बन के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी बेटी बनते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आपको ये बता दूं, और पीटीआई इसमें भरपूर मज़ामत करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये उससे पहले ही दम तोड़ जाएंगे। आप क्यों फिक्र करें? अच्छा सर, ये भी बताएगा कि सिर्फ एहतजाजी तरीक ही काफ़ी है या इससे आगे बढ़ना होगा और भी मामला को देखना होगा, मामला को लेके चलना होगा? ये एहतजाजी तरीक के साथ साथ बाख्तियार मुज़ाकरात भी, बाख्तियार मुज़ाकरात हम चाहते हैं। कौन है जो नहीं चाहता? हम सियासी जमात है, हम कोई मिलिटेंट तो है नहीं। अब जिनके पास अख्तियार है उनके साथ मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा जी। ठीक है सर, ये भी बताएगा कि पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, मरीम नवाज ने उसके ऊपर ठोस इक़दाम किए हैं और मुअत्तल भी कर दिया है, भरपूर एक्शन लिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? खुशाइंद बात है, इन चीज़ों पर ऐसे एक्शन होना चाहिए? मरियम नवाज जो है जी, उसने जो बजट स्पीच की है उसमें तो उसने पूरे शहर, पूरे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी, लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसका सारा मुजरमाना फेल तो मरियम नवाज की नेग्लिजेंस है, नाअहली है। मरियम नवाज ने तमाम RHCBHUs प्राइवेटाइज कर दिए, लोगों को भगा दिया, करोड़ों रुपए का जो है ये अपना बजट अब इसका सेहत का। आप मुझे ये बताएं कि बिल्डिंगों में बैठना है लोगों ने? आप अगर लिस्ट उठा के देखें, किसी हॉस्पिटल की दवाइयों के पैसे इस बजट में नहीं पड़े। मरियम नवाज को तो माफी मांगनी चाहिए कौम से। 20 बच्चे पाक जिस दिन ये उधर बच्चे फौत हुए उस दिन तो वो शादियाने बजा रही थी मरियम नवाज। एक नाअहल वजीर आला है जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए है, जिसको कुछ पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उसको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। वो सिर्फ इश्तिहारात, आज जो मुहर्रम आशूरा के जो इन्होंने जो नजर न्याज के जो इश्तिहार हैं, पैकेट हैं, उसमें भी इसका फोटो लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा लें कि 2700 ऑलमोस्ट इन्होंने जो मंसूबे अपने नाम से शुरू किए, ये इनकी इत्तेफाक फाउंड्री का पैसा है, इनके को बाप का पैसा है जिससे ये कर रहे हैं। मरियम नवाज तो ये क्या? अच्छा मुझे ये बताए, वो पाक पतन गई है, वहां पे डिस्प्रीन के पैसे नहीं है, तो इधर तो ये पता नहीं क्या शादियाने बजा रही है। उसको माफी मांगनी चाहिए, ये मुजरमाना फेल है। जी ठीक है। इसके साथ ही अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक मौक़िफ़ दे रहे थे। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सियासी मंजरनामे और पोलिटिकल डेवलपमेंट से मुतालिक हमने तमाम मौक़िफ़ आपके सामने रखे हैं और आने वाले दिन जो है PTI के लिए वो कितने अहम होने जा रहे हैं। जो अरकान की मुअत्तली हुई, इससे मुतालिक जो है PTI क्या स्टेप उठाएगी, आने वाले दिन जो हैं ये डिसाइड करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बयानिया।